नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। हमारी YouTube क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आपके लिए महिला पर्यवेक्षक से संबंधित MCQs दे रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। साथ ही आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी डेट में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। पोषण एवं स्वास्थ्य जो विषय है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 55 मार्क्स का ये कवर करता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप इसकी करने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देरी के हम कुछ फ़ायदेमंद जो MCQs है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हमने लिया है, महिलाओं में बांझपन मुख्यतः किस विटामिन के अभाव के कारण देखा जाता है, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी होने से बांझपन आता है। ऑप्शन ए है विटामिन के, बी विटामिन ई, सी विटामिन बी और डी विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई। यानी अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो महिलाओं में बांझपन आ जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य विटामिन है विटामिन डी, इसकी कमी से भी महिलाओं में बांझपन होता है। तो ये दोनों ही विटामिन आप याद रखेंगे, विटामिन ई और विटामिन डी। दिए गए विकल्पों के अनुसार यहाँ पे विटामिन ई सही होगा। विटामिन ई प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है, खासकर गर्भाशय की परत को मोटा करने और हार्मोनल संतुलन में सुधार करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, महिलाओं में कौन सा प्राथमिक यौन अंग है जो डिंब तथा डिंब ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है डिंब और डिंब ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करने वाले अंगों के बारे में। आपको ऑप्शन दिया है ए गर्भाशय ग्रीवा, बी योनि, सी अंडाशय और डी फेलोपियन ट्यूब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो महिलाओं में डिंब यानी कि अंडा या फिर डिंब ग्रंथि हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, इनका उत्पादन करने वाला प्राथमिक यौन अंग होता है। अंडाशय को अन्य नाम आप ओवरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ते हैं। तो लार में जो भी एमाइलेज मौजूद होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ते हैं बताना है। आपको ऑप्शन दिया है ए अमीनो अम्ल, बी साधारण शर्करा, सी वसायुक्त अम्ल और डी पॉलीपेप्टाइड्स। तो बच्चों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी में आया है साधारण शर्करा। तो लार में मौजूद जो एमाइलेज होते हैं जिसे लार एमाइलेज या पिटाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, ये स्टार जैसे जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको माल्टोज नामक सरल शर्करा में यानी साधारण शर्करा में तोड़ देते हैं, जिससे भोजन को पचने में आसानी होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, BCG वैक्सीन के लिए किस स्ट्रेन का उपयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन दिया है ए ओका स्ट्रेन, बी एडमोस्टन जाग्रेब स्ट्रेन, सी RA27/3 स्ट्रेन और डी डेनिस 1331 स्ट्रेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डेनिस 1331 स्ट्रेन जो होता है ये दुनिया भर में अलग अलग जो BCG होता है, तो BCG का टीका अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, लेकिन डेनिस स्ट्रेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा व्यापक है, यानी सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य स्ट्रेन आते हैं, जैसे जापानी स्ट्रेन टोक्यो में चलता है और रूसी स्ट्रेन चलता है जिसको मास्को 368 भी बोलते हैं। बल्गेरिया में भी बल्गेरियाई स्ट्रेन चलता है जिसे सोफिया SL222 के नाम से जानते हैं। ऐसे अलग अलग स्ट्रेन यूज़ होते हैं, लेकिन सर्वाधिक डेनिस 1331 यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पुरुषों के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा ग्राम है। तो आपको बताना है पुरुषों के लिए प्रोटीन की कितनी मात्रा जो है वो अनुशंसित की गई है पर ग्राम में। आपको ऑप्शन दिया है ए 56, बी 63, सी 70 और डी 90। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में आएगा 56। पुरुषों के लिए प्रोटीन की अनुशंसित जो मात्रा है वो 56 ग्राम में है, यानी पर डे आपको 56 ग्राम तक प्रोटीन लेना ही चाहिए। ये दैनिक आवश्यकता के रूप में बताया गया है और इसकी जो आवश्यकता का अनुमान है शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 0.8 ग्राम के रूप में लगाया जाता है। मान लो आपका वज़न 45 किलोग्राम है तो उसमें आप 0.8 का मल्टीपल कर ले, जितना आएगा उतना प्रोटीन लगभग आपको चाहिए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कोविड वैक्सीन का भंडारण किस तापमान पर करना चाहिए। यहाँ पे ये पूछा है, प्रश्न पूरा नहीं है।
इसमें ऑप्शन ए दिया है 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस, बी दिया है 2 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस, सी दिया है -2 से लेकर -8 डिग्री सेल्सियस और सी दिया है -20 डिग्री सेल्सियस पे भंडारण करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आपके लिए आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोविड वैक्सीन का भंडारण किया जाना चाहिए और यही जो तापमान है इसे मेंटेन करना चाहिए। अगर इस तापमान को मेंटेन करके रखते हैं तो लगभग 10 सप्ताह तक यानी 10 वीक्स तक इसे संग्रहित करके रखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस समूह के लोगों के लिए जिंक की खुराक की सिफारिश करता है? आपको ऑप्शन दिया है ए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बी गंभीर कुपोषण या दस्त से पीड़ित बच्चे, सी कम आय वाले क्षेत्रों के सभी बौनेपन की व्यापकता वाले बच्चे और डी कम आय वाले बुजुर्ग लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंभीर कुपोषण या दस्त से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है वो जिंक की खुराक की सिफारिश करता है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो 10 से 14 दिन तक प्रतिदिन उन्हें 20 मिलीग्राम जिंक की सिफारिश विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लगभग किस उम्र की महिलाओं में रजोनी वृत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? आपको ऑप्शन दिया है ए 28 से 35 वर्ष, बी 45 से 50 वर्ष, सी 60 से 65 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो रजोनी वृत्ति वर्ड है इसका मतलब यह है मासिक धर्म जो होता है वो बंद होने की प्रवृत्ति चालू हो जाती है। तो आपको बताना है किस एज ग्रुप में ऐसा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों 45 से लेकर 50 वर्ष की जो उम्र होती है जब महिलाओं की हो जाती है तो उनको मासिक धर्म चक्र से पूरी तरह से बंद होने की उनकी लगभग अवस्था हो जाती है। जो महिलाओं के जीवन में होने वाला एक स्वाभाविक परिवर्तन है, लगभग यही जो एज ग्रुप होता है इसी दौरान रजोनी वृत्ति होती है। अगर औसत उम्र की बात करें तो लगभग 40 से 55 के बीच की जो उम्र होती है इस उम्र के बीच में भी ये कभी कभी देखा जाता है। फिलहाल आप याद रखें कि 45 से 50 वर्ष जो है वो एक औसत उम्र है और इस उम्र में रजोनी वृत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। अगला प्रश्न याद रखें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP अधिनियम का संबंध किस दिनांक से है? यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब सीधे तौर पे गर्भपात से संबंधित ये अधिनियम है। इसका संबंध किस दिनांक से, मतलब ये कब लाया गया था? आपको ऑप्शन दिया है ए 1962 में, बी 1977 में, सी 1967 में और डी 1971 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1971, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP जिसे गर्भपात का नियम भी बोलते हैं, ये 1971 में आया था। यह अगस्त 1971 को लागू किया गया था और अधिनियम का उद्देश्य था भारत में असुरक्षित और अवैध गर्भपात के कारण होने वाली मातृ मृत्यु दर को कम करना। अधिनियम में एक बार पुनः संशोधन हुआ और 2021 में इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद में गर्भावस्था की जो ऊपरी सीमा है उसको बढ़ाकर 20 सप्ताह से प्लस करके इसको कर दिया गया है 24 सप्ताह, यानी कि अब पहले 20 सप्ताह के बाद वाली महिलाएं गर्भपात नहीं करा पाती थी, अब इसे बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया है। यानी अब 24 सप्ताह तक का अगर गर्भ है तो गर्भपात कराने की परमिशन मिल जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक है तो कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक कितनी होना चाहिए? आपको बताना है ए 0.5 मिली पर IM, बी 0.1 मिली पर IM, सी 0.05 मिली पर IM और डी दिया है 0.5 मिली पर SC। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0.5 मिली पर IM जो होती है कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयरन की कमी का परिणाम नहीं है? तो आपको बताना है आयरन की कमी से कौन सा नहीं होता है, क्या नहीं होता है वो आपको खोजना है। आपको ऑप्शन दिया है ए खून की कमी, बी रात्रि दृष्टि में क्षीणता, सी गर्भावस्था का खराब परिणाम और डी खराब प्रतिरक्षा कार्य। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रात्रि दृष्टि में जो क्षीणता होती है ये आयरन की कमी का परिणाम नहीं होता है, बल्कि रात्रि दृष्टि में कमी जो हो रही है यानी क्षीणता हो रही है वो विटामिन ए की कमी का परिणाम होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो रतौंधी रोग होने लगता है, जिससे रात में दृष्टि जो होती है वो क्षीण हो जाती, कमजोर हो जाती। इसके अतिरिक्त
आयरन की कमी के परिणाम खून की कमी होना, गर्भावस्था का खराब परिणाम और खराब प्रतिरक्षा कार्य होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? आपको बताना है किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। दोस्तों इस पे एक चीज और ऐड करना है, 2024 की गणना के अनुसार आपको बताना है, मतलब जो 2024 के आंकड़ों के आधार पे आपको उत्तर देना है। आपको ऑप्शन दिया है ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है और यह 1000 जीवित बच्चों पर, जीवित जन्मों पर केवल 7 है, मतलब 1000 अगर जन्म हुए तो इसमें 7 बच्चे जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और ये सबसे कम आंकड़ा है केरल का। इसके बाद में मिजोरम और कर्नाटक का स्थान आता है। और अगर यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण ये मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में 1000 बच्चे के जन्म पर लगभग 48 बच्चों की मौत हो जाती है। तो ये मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाला हो गया, केरल सबसे कम मृत्यु दर वाला हो गया, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति और सामाजिक आर्थिक स्थिति का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेतक है? तो आपको बताना है यहाँ पर किसी भी देश की स्वास्थ्य स्थिति और सामाजिक आर्थिक स्थिति के संकेतक के रूप में कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन ए मातृ मृत्यु दर, बी जीवन प्रत्याशा, सी 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर और डी शिशु मृत्यु दर। तो इसका सही उत्तर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा की गणना करके ही हम किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब जीवन प्रत्याशा से यहाँ तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने औसतन कितने सालों तक जीवित रह सकता है। यह किसी विशेष जनसंख्या समूह के लोगों की मृत्यु की एक औसत आयु का एक अनुमान जैसा होता है। तो जीवन प्रत्याशा में ये अनुमान लगाया जाता है वो इतने दिन तक जी रहा है, मतलब उस देश की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी है या खराब है, सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है या खराब है, क्योंकि इन सब कारकों के ऊपर जीवन प्रत्याशा निर्भर करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं उस देश में कैसी मिल रही है, उस देश के लोगों को आहार कैसा मिल रहा है, वहाँ की जीवन शैली कैसी है, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर कैसी है। तो ये सारी चीज़ें बताती है जीवन प्रत्याशा। अगर मैं बात करूँ 1947 में भारत की जो जीवन प्रत्याशा थी मात्र 32 वर्ष थी, मतलब हमारी उस समय पे सामाजिक आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये बढ़ करके 66.8 वर्ष हो गई है, यानी औसतन हमारे देश में व्यक्ति जो है सबका एवरेज निकाले तो 66.8 वर्ष तक व्यक्ति वर्तमान में जीवित रह पाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स है, तो आपको बताना है बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। ऑप्शन ए है वजन जो कि किलो में पर ऊंचाई, बी है वजन पर ऊंचाई मीटर स्क्वायर और वजन किलो में ऊंचाई मीटर और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। वजन अगर किलो में होता है तो आपकी ऊंचाई के जिसको मीटर में हम मापेंगे उसके स्क्वायर से उसे डिवाइड कर देंगे, यानी आपका वेट हो जाएगा ऊपर और आपकी जो भी ऊंचाई है वो मीटर स्क्वायर में हो जाएगी और इससे ही आपका BMI निकलेगा, यानी बॉडी मास इंडेक्स निकलेगा। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने का ये तरीका होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, शरीर में जिंक के टर्नओवर की गणना प्रतिदिन की जाती है। तो आपको शरीर में जिंक के टर्नओवर की गणना के बारे में बताना है। ऑप्शन ए 10 मिलीग्राम, बी है 6 मिलीग्राम, सी है 18 मिलीग्राम और डी है 0.5 मिलीग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शरीर में जिंक के टर्नओवर की गणना प्रतिदिन में 6 मिलीग्राम जो जिंक होता है वो बॉडी में जाना चाहिए। इसके अलावा जो जिंक होता है वो गर्भावस्था, बचपन और किशोर अवस्था के दौरान सामान्य वृद्धि और विकास में सहायक के रूप में कार्य करता है और अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग प्रकार की जो है जिंक है उसकी मात्रा लेना जरूरी होता है। जैसे 13 वर्ष से अधिक उम्र के, 13 वर्ष से ज़्यादा उम्र के, अगर आपकी एज 13 वर्ष से ज़्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में महिलाओं को लगभग 8 से 9 मिलीग्राम जिंक होना चाहिए, जिंक लेना चाहिए। और गर्भावस्था और स्तनपान अगर कराने वाली महिला है तो उसको औसतन 11 से 13
मिलीग्राम जिंक पर डे लेना चाहिए। इसी प्रकार पुरुषों की अगर बात करें तो उन्हें लगभग 8 से लेकर 11 मिलीग्राम पर डे जिंक लेना जरूरी होता है। तो ये आप अलग से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दुनिया में चेचक का आखिरी मामला सामने आया था। तो आपको बताना है पूरे वर्ल्ड में चेचक का आखिरी वाला मामला कब आया था। आपको ऑप्शन दिया है ए 1977 में, बी 1978 में, सी 1979 में और डी 1982 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1977 में। 1977 में सोमालिया में आया था सबसे आखिरी में मामला। तो ये याद रखेंगे, सबसे आखिरी में सोमालिया जो देश है, जो थोड़ा आर्थिक कंडीशन इसकी ख़राब रहती है और ये विकसित नहीं है, इस देश में सबसे आखिरी में चेचक का आखिरी मामला आया था। और उसके बाद में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1975 में आखिरी मामला देखा गया था। ये भारत की कंडीशन है। वर्तमान में चेचक जो है दुनिया से मुक्त हो गया है, क्योंकि 1980 में जैसे ये मुक्त हुआ तो WHO ने इसे पूरे दुनिया से मुक्त बता दिया था, यानी आधिकारिक रूप से इसकी समाप्ति की घोषणा 1980 में की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आंख आने का कारण हो सकता है। आंख आना एक बीमारी है, उसका कारण क्या हो सकता है आपको बताना है। ए यांत्रिक आघात द्वारा, बी जीवाणु और वायरल संक्रमण द्वारा, सी एलर्जी प्रतिक्रिया द्वारा और डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। यदि आपको आंख आने की बीमारी है तो इसमें यांत्रिक आघात भी हो सकता है, उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है, आंखें सूज सकती हैं, उसमें जलन आ सकती है, उसमें संक्रमण हो सकता है। इसी प्रकार से जीवाणु और वायरल संक्रमण के द्वारा भी ये सब होता है और एलर्जी प्रतिक्रिया के द्वारा भी होता है। आंख आना जो बीमारी है उसे कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अच्छा, एक बात और है कि ये आंख आने वाली जो बीमारी है ये संक्रमित बीमारी है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलने वाली बीमारी होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, WHO का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड में, बी रोम में, सी जेनेवा में और डी इटली में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं, देने का प्रयास करें। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। जो WHO का मुख्यालय है जेनेवा में है। इस संस्था की स्थापना 1948 में की गई थी, ये बात आप याद रखेंगे। अप्रैल 1948 में इस संस्था की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर को ऊंचा करना है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड भी दिया है, तो आप ये दोनों एक ही आ गए हैं ऑप्शन में। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है इसका मुख्यालय स्थित है और साथ ही अगर बात करें तो इसमें 194 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें 194 सदस्य देश वर्तमान के समय में शामिल हैं और इसके अतिरिक्त 2 अन्य संबद्ध देश भी इसके साथ में हैं। भारत ने इसकी जो सदस्यता है वो जनवरी 1948 को ली थी। जनवरी 1948 को इसकी सदस्यता ले ली थी, यानी इसकी आधिकारिक रूप से स्थापना से पूर्व ही हम WHO के सदस्य बन गए थे। और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय भी भारत में ही है और भारत के नई दिल्ली में स्थित है। यह भी आप अलग से याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊष्मा की इकाइयाँ जो भोजन में उपलब्ध ऊर्जा को मापती हैं क्या है आपको बताना है। ए पोषक तत्व, बी उपापचय, सी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और डी कैलोरी। तो इसका उत्तर भी आप दे सकेंगे, देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा की इकाइयाँ जो भोजन में उपलब्ध ऊर्जा को मापती है वो कैलोरी है। तो कैलोरी एक ऊष्मा की जो इकाई के रूप में होती है और ये भोजन में उपलब्ध ऊर्जा को मापने का कार्य करती है। इसे कैलोरी या किलो कैलोरी के नाम से भी हम मापते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भोजन में ऐसे तत्व कौन से हैं जो आपके शरीर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। आपको इसमें ऑप्शन जो दिए हैं उसके आधार पर बताना है। ए खनिज पदार्थ, बी वसा, सी पोषक तत्व और डी प्रोटीन। यहाँ पूछा क्या है ये भी देखें कि ऐसे तत्व जो आपके शरीर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिज पदार्थ। जो भोजन में खनिज पदार्थ होते हैं हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं और खनिज पदार्थ को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो विटामिन होते हैं, विटामिन भी खनिज पदार्थों की ही तरह हमारे शरीर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं और विविध प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे बचाते हैं।
खनिजों में बहुत सारे खनिज आते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे सारे जो खनिज होते हैं, और शरीर इन्हें खुद नहीं बनाता है, बाहरी सप्लीमेंट के द्वारा इन्हें हम लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नैदानिक निष्कर्षों का उपयोग कुपोषण का औपचारिक निदान करने के लिए किया जा सकता है सिवाय इसके। तो किसको छोड़ करके बाकी सब नैदानिक निष्कर्षों का उपयोग कुपोषण को दूर करने के लिए किया जा सकता है, उसे बताना है। ए, अपर्याप्त भोजन का सेवन, बी, द्रव संचय, सी, बिस्तर पर घावों की उपस्थिति, और डी, पकड़ शक्ति में कमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्तर पर घाव की उपस्थिति के सिवाय बाकी सारी चीज़ों को नैदानिक निष्कर्षों का उपयोग कुपोषण का औपचारिक निदान करने के लिए किया जा सकता है। अपर्याप्त भोजन का सेवन है तो उससे पर्याप्त भोजन में करेंगे, कुपोषण दूर हो जाएगा। द्रव संचय और पकड़ शक्ति में कमी, इनको अगर ठीक कर ले तो कुपोषण दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कैल्शियम का अनुशंसित आहार सेवन है। तो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कितना कैल्शियम पर डे लेना चाहिए, बताना है आपको। ऑप्शन ए है 600 मिलीग्राम पर डे, बी 400 मिलीग्राम पर डे, सी 1000 मिलीग्राम पर डे, और डी 1200 मिलीग्राम पर डे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1200 मिलीग्राम पर डे के लगभग जो है गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कैल्शियम को लेना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। शरीर की कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संग्रह को रिक्त कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है और शरीर के कार्यों को संचालित करती है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है जूल, बी कैलोरी, सी चयापचय, और डी पोषण। मैं प्रश्न दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप उत्तर देने की कोशिश करें प्रश्न को समझ करके। शरीर की कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही है उसके संग्रह को क्या कहते हैं, बताना है। यह वह प्रक्रिया जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है और शरीर के कार्यों को संचालित करती है। तो प्रक्रिया क्या करती है ये आपको बता दिया है, उसे कहते क्या है बताना है। इसका उत्तर देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चयापचय, जिसे आप मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसे ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संग्रह को हम चयापचय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आपको ऑप्शन दिया है और उसके आधार पर आप उत्तर देंगे। बढ़ जाता है एवं पूरे बचपन में विकास में विफलता और यौन परिपक्वता में देरी आती है। तो इसमें संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है, बचपन में विकास कम हो रहा है और यौन परिपक्वता देरी से आ रही है। तो किस तत्व की कमी के कारण हो रही है। ऑप्शन ए आयोडीन, बी जस्ता, सी राइबोफ्लेविन, और डी उपरोक्त के सभी। तो ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्ता। जस्ता यानी जिंक की कमी से, जिंक पोषक तत्व की कमी से बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, पूरे बचपन में विकास में विफलता और यौन परिपक्वता में देरी आती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी होते हैं जिसके कारण बच्चों में संक्रमण बढ़ सकता है और बचपन में विकास में विफलता होती है, जिसमें प्रोटीन, आयरन, इनकी कमी, विटामिन की कमी, इनकी कमी भी देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पर जिंक होगा, जस्ता होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दांतों की सड़न के विकास को रोकने के लिए प्रतिरोध के साथ मजबूत दांतों के लिए रिक्त आवश्यक है। तो यहाँ पे दांतों की सड़न के विकास यानी दांतों का जो सड़ना स्टार्ट हुआ है उसको रोकने के लिए क्या चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन ए लोहा, बी फ्लोरीन, सी कैल्शियम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोरीन। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आपके दांतों में सड़न हो रही है, कैविटी हो रही है, तो चिकित्सक सड़न को ठीक करने के लिए फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी जो कैविटी है वो और ज़्यादा ना बढ़े, ये आपने देखा होगा। तो इसलिए सही उत्तर इसमें फ्लोरीन आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। टीकाकरण को वर्जित नहीं किया गया है। तो किस स्थिति में टीकाकरण को वर्जित नहीं किया गया है बताना है। ए तेज बुखार में, बी संक्रमण में, सी प्रतिरक्षा दमनकारी रोग में, और डी मधुमेह में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुमेह में। मधुमेह यानी कि शर्करा की बीमारी यानी इंसुलिन की कमी अगर हो रही है तो उस दौरान टीकाकरण को वर्जित नहीं किया गया है। लेकिन अगर तेज बुखार आया है, किसी प्रकार का कोई संक्रमण फैला हुआ है या प्रतिरक्षा दमनकारी रोग कोई हुआ है, तो उस कंडीशन में टीकाकरण नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रथम चरण शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था बताना है। ऑप्शन ए दिया है 1985 में,
बी दिया 1983 में, सी 1992 और डी 1990। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का पहला चरण प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में अगर बात करें तो अंतिम चरण जो हुआ था चौथे चरण के रूप में 2012 से लेकर के 17 तक का जो चरण चला था वो चौथे चरण के रूप में चला था। और जब ये एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण चलाए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है, जैसे HIV एड्स की रोकथाम से संबंधित चीज़ें करना, प्रतिक्रिया जो हो रही है लोगों में, प्रक्रिया जो हो रही है, जो भी प्रक्रिया अपना रहे हैं उसको तेज़ी से अपनाना, उसे बल प्रदान करना, पोस्टर लगाना, प्रचार करना, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरणों में शामिल होती हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। काला आजार का वेक्टर है, तो काला आजार जो रोग है उसको पहुंचाने वाला, यहाँ से वहाँ पहुंचाने वाला क्या है, वेक्टर बताना है। ऑप्शन ए है रेत मक्खी, बी मच्छर, सी सीसी मक्खी और डी घरेलू मक्खी। यहाँ पे आपको इसके आधार पे जो ऑप्शन दिए हैं उसके आधार पे आपको उत्तर देना है। रेत मक्खी से तात्पर्य यहाँ पे सैंड फ्लाई है, तो सही उत्तर आप देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेत मक्खी। काला आजार का वेक्टर के रूप में रेत मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई काम करता है और इसे बालू मक्खी के नाम से भी कई बार आप जानते हैं। ये एक जो काला आजार होता है एक संक्रामक रोग होता है और जो लीशमैनिया डोनोवानी नाम का एक परजीवी होता है इसके कारण होता है और जिसको रेत मक्खी यानी कि जो सैंड फ्लाई है यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। पोषक तत्व जो सामान्य विकास को बढ़ावा देते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं और आपकी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, तो ऐसे पोषक तत्व के बारे में बताना है। ऑप्शन ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो विकल्पों के आधार पर उत्तर ए होगा। पोषक तत्व जो सामान्य विकास को बढ़ावा देते हैं, विकास को बढ़ावा देते हैं लेकिन सामान्य रूप से देते हैं, आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ऊर्जा आपको डायरेक्ट मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद में आप वसा को पचाने की कोशिश करते हैं और आपकी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, तो ये सब वसा के कारण होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN है भारत में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण और अनुवाद संबंधी अनुसंधान केंद्र। मतलब NIN क्या है पहले उसने बता दिया है, उसके बाद में इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी आपको बताना है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN भारत में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण और अनुवाद संबंधी अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना की गई थी, तो आपको बताना है कब की गई थी। ए 1955 में, बी 1958 में, सी 1918 में और डी 1969 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1918 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN की स्थापना हुई थी, लेकिन 1918 में जो स्थापित हुआ था उस समय पे इसका नाम राष्ट्रीय पोषण संस्थान नहीं था, इसको बेरी बेरी इंक्वायरी यूनिट के नाम से स्थापित किया गया था और ये तमिलनाडु में सबसे पहले स्थापित हुआ था, तमिलनाडु के कुन्नूर में। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में सबसे पहले इस संस्थान को स्थापित किया गया था, एक प्रयोगशाला के रूप में स्थापित थी। उसके बाद में 1958 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया हैदराबाद। अभी वर्तमान में ये हैदराबाद में है, और 1969 में यानी 69 में इसका जो नाम है वो बदल करके राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी NIN कर दिया गया था। अब इस संस्थान की बात करें तो यह संस्थान भारत के सबसे पुराने अनुसंधान केंद्रों में से एक है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के तहत सबसे बड़े केंद्र के रूप में ये कार्य करता है। तो इनकी डेट आप याद रखें, 1918 में सर्वप्रथम चालू किया गया था, लेकिन उस समय पे बेरी बेरी इंक्वायरी यूनिट के रूप में इसे स्थापित किया गया था। 1958 में ये हैदराबाद शिफ्ट हो गया और 1969 में इसका जो नाम है बदल करके राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN कर दिया गया है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी YouTube क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।